पहली एप्लीकेशन थी मिराज TIR में, जो हम कर चुके हैं। लूमिंग हमने कर लिया था। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड आपका होमवर्क था। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में करा। प्रिज्म यूजुअली मटेरियल का होता है, तो प्रिज्म में लाइट को रिफ्रैक्ट, बट अक्सर आपको दिखेगा कि प्रिज्म में लाइट रिफ्रैक्ट करने की जगह रिफ्लेक्ट भी करने लगती है। अब लाइट को रिफ्लेक्ट करा सकते हैं आप 90 डिग्री पर भी, लाइट को रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, और आप लाइट को 180 डिग्री पर यूजिंग अ प्रिज्म। तो जब प्रिज्म लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इधर एट 90 डिग्री और एट 180 डिग्री, तो उसी वहीं से टर्म आती है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। मींस वो प्रिज्म जो लाइट रिफ्लेक्ट करा सकता है। सो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट्स 1.5। जब आप क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करेंगे तो हमने कैलकुलेट किया था साइन सी आता है 1 by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से 1/sin c आ जाएगा 1 by। सो जब आप यहां से c कैलकुलेट करेंगे क्रिटिकल एंगल, इट कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स 1/1.5। दिस साइन इनवर्स 1/1.5 इज अराउंड 42 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री से कम आएगा। सो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 45 डिग्री से कम होता है, 44 पॉइंट समथिंग आता है। The C is around 44 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट प्रिज्म में डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 44 से ज्यादा है, तो उस लाइट वो लाइट अब सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देगी। पहले देखते हैं, आपने 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्टिंग एट 90 डिग्री। इसको ऐसे रखेंगे तो 180 हो जाएगा। तो देखिए, ये एक आइसोसेलेस प्रिज्म है। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, और ये एंगल 45 डिग्री। आपको ये दिखाना है कि इस प्रिज्म से आप लाइट को 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। तो जरा सा कुछ चीजें आप लोग बताएंगे मुझे। मैंने यहां पर लाइट को इंसिडेंट कर दिया, ऐसे लाइट को इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट है। देखो, इस पॉइंट पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा हूं, तो यहां कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट स्ट्रेट पास होगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, किसी और कलर से नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं। ये जो लाइन है ये नॉर्मल मैंने ड्रॉप कर दिया, इस फेस पर ये नॉर्मल। ये नॉर्मल है। ये जो एंगल होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इस एंगल की मुझे जरूरत है। ये एंगल कितना है? तो देखो, अगर ये 45 और ये 90, यस, तो ये वाला भी जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री होगा। टोटल 90 डिग्री एंगल, ये 45 तो जो बचा वो भी 45 हो गया। अब अगर आप ढंग से देखें तो लाइट रे प्रिज्म से ग्लास में एंटर कर रही है, सॉरी, प्रिज्म से एयर में आ रही है। तो लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। TIR की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो देखिए, दोनों कंडीशंस TIR की सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन, रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये पहली कंडीशन थी।
दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इस रे के साथ क्या होगा, इस रे रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर ये रिफ्लेक्ट कर गई तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 45 आ गया। अब आपको यहां देखना है कि यहां रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। सो इफ दिस इज 45, तो ये जो बचा हुआ है ये भी 45 डिग्री होगा। ये 45, ये 45, ये 90 डिग्री हो गया। रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो ये स्ट्रेट चली जाएगी। ये रे स्ट्रेट चली जाएगी। तो इस रे को आपने 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करा दिया थ्रू अ प्रिज्म। यहां रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि जो रे नॉर्मली होती है वो स्ट्रेट पास होती है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। यहां तक बताइए, क्लियर हुआ? प्रिज्म से 90 डिग्री पर आपने लाइट रे को रिफ्लेक्ट करा दी। ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, दोनों में 90 डिग्री का एंगल। आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर कर इमेज फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर कर आप इमेज फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा, ये नॉर्मल, ये हॉरिजॉन्टल, आपने रिफ्लेक्टेड ले ली। सो मान लीजिए यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दी। दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए। तो आप ये जानते हैं कि अगर रे नॉर्मली जाएगी तो टी आई आर होगा। पहली रे ऐसे गई ए पॉइंट से, रिफ्लेक्ट हुई, सीधे नीचे चली गई। तो ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक पॉइंट मिला। ऐसी ये बी है, ऐसे जाएगा, ये नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आपकी यहां इमेज बनी। तो ये ऐसे गई रे, नीचे आई। ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट ए। ये बी था, ये ऐसे गई, नीचे आ गई, ये पॉइंट बी। तो ये इमेज फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं यूजिंग अ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एट 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए इतना लिख लीजिए, फिर इसे 180 डिग्री पर देखते हैं कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। चलिए इतना लिखिए, फिर देखते हैं इसी लाइट रे को 180 डिग्री पर आप कैसे रिफ्लेक्ट करोगे। हाँ सर, नाउल हाइट बिल्कुल सेम होगी। बिल्कुल लेंथ सेम रहेगी, लेंथ में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलिए इसको रब कर दूं मैं। नेक्स्ट देखिए, इसी रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में आप लाइट रे को 180 डिग्री पर भी 180 डिग्री। वही अरबाब, जो आपको पैरेलल याद आ रहा है ना, वो पैरेलल ही होता है। अगर
एक ही पॉइंट से दो रोज रेज जाएं एक पॉइंट से, तो उन्हें रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं कन्वर्ज होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये दो रेज देखें तो ये एक नहीं दो अलग अलग पॉइंट से जा रही है। ये ए पॉइंट की इमेज है जो यहां बनी, ये बी पॉइंट की इमेज है जो यहां बनी है। इन दोनों पॉइंट्स रेस को मीट कराने की जरूरत नहीं है। ये दो अलग अलग पॉइंट से जा रही हैं तो ये तो मीट नहीं करेंगे, दोनों पॉइंट्स की अलग अलग इमेजेस बनाएंगे। अगर ये दोनों मीट कर गई तब तो ए और बी एक साथ दिखेगा। अच्छा, इसके बाद देखिए केस 2। वन एटी डिग्री पर भी आप सेम प्रिज्म यूज कर कर लाइट को रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, बस थोड़ा सा ओरिएंटेशन बिगड़ जाएगा। अब प्रिज्म आप ऐसे रख दो, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो देखिए जब आप फर्स्ट रे इंसिडेंट कराएंगे यूजिंग सेम ज्योमेट्री जो हमने लास्ट सेक्शन में की थी, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये मैंने नॉर्मल ले लिया। सो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल भी 45 डिग्री। सो अगेन आई इज ग्रेटर देन सी, तो यहां भी टी आई आर होगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट कर देगी, ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगी। फिर यहां इस फेस पर आप नॉर्मल ड्रॉप कर दो, ये आपने यहाँ नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 आ जाएगा। अगर ये 45 आ गया तो फिर से टी आई आर की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट रे ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई 180 डिग्री। तो बस तुम पहले के कंपेरेबल पर प्रिज्म तो ऐसा होता है ना, ये प्रिज्म है। अब आप इसको कैसे भी रख दो, इसको 90 डिग्री घुमा के रख दिया मैंने यहाँ, सारे फेसेस ट्रांसपेरेंट है, इशू तो नहीं होना चाहिए। ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसको मैंने 90 डिग्री घुमाया और ऐसे रख दिया। सो ये लाइट रे 180 डिग्री से बेंड हो जाएगी। ये बताइए, समझ में आया? क्लियर? बस रिफ्लेक्ट होने के लिए कंडीशन यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें आप इमेज फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। लास्ट पार्ट एक बार और देखिए आयशा, यहां से मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, ये 90, ये 45, ये भी 45 होगा, ये पूरा 90 होता है तो ये भी 45 हो गया। क्रिटिकल एंगल 44 डिग्री होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, टी आई आर होगा। ये 45 तो ये भी 45 होगा क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम होता है। ये टोटल 90 डिग्री था, ये 45 बचा, ये 90 तो ये भी 45 आएगा, और ये पूरा 90 डिग्री, तो ये 45 तो ये भी 45। लाइट रे ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो ये 45 तो ये भी जो एंगल होगा
ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और लाइट रे स्ट्रेट चली जाएगी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब आप इसी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में जब आप इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो आपने यहां पर ऑब्जेक्ट ले ली, ये भी स्ट्रेट जाएगी। दिस इज ए, ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। तो ऐसे करके एक इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। तो ये जो प्रिज्म है सिर्फ रिफ्रैक्ट नहीं, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है 90 डिग्री या 180 डिग्री। इतना लिखिए, इसे रब करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। भाई ये मैंने ए बी रख दिया। फैजान, इस डायग्राम को मैं यूज कर रहा हूँ रेस का रिफ्लेक्शन लेने के लिए। तो जैसे ये रे गई थी, ऐसी रे ए पॉइंट से गई, एक ऊपर गई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई। तो ए पॉइंट की इमेज आपको यहाँ मिली। बी पॉइंट एक इमेज स्ट्रेट गई, रिफ्लेक्ट होकर डाउनवर्ड्स आई। सेम कहानी ये वाली यूज कर रहा हूँ। जो बी से रेज गई थी उसकी इमेज बी पर बनी। तो बी से ए आपने ज्वाइन कर दिया, ये इमेज कंप्लीट ऑब्जेक्ट की। हाँ भाई फैजान, क्लियर हुआ? चलिए इसको रब करते हैं। भाई इसको लिख लो, रब करते हैं फिर इसको। Ray reflecting through 180 degree means it rotate through 90 degree. शुजात, अगर 180 से रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट मीन्स 180 से रोटेट हो रहा है ना। एक रे ऐसे गई और ऐसे आ गई, तो रोटेशन तो 180 से ही हुआ होगा। 90 से रोटेशन होता तो ऐसे जाती, 90 से रोटेट होगा। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। भाई ऑप्टिकल फाइबर में भी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको समझा पाऊँ होमवर्क। ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है, आपके जो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं वो सिग्नल्स देखो, अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ट्रैवल करेगा कॉपर वायर के थ्रू। कॉपर वायर में रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से आपके सिग्नल का कुछ पार्ट वेस्ट हो जाएगा, आपका सिग्नल की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वीक हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, टेलीफोन का ले लो। टेलीफोन के जो सिग्नल्स होते हैं या इंटरनेट की जो वायर्स होती हैं, उन वायर्स में जो सिग्नल्स हैं उन्हें ट्रांसमिट करने के दो कई मेथड्स हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि वो जो इंटरनेट का सिग्नल है उसे करंट में कन्वर्ट कर दो और उस करंट को एक कॉपर वायर के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू भेज दो। लेकिन जब करंट कॉपर वायर के थ्रू ट्रैवल करेगा तो कॉपर वायर में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की वजह से आपका करंट डिक्रीज होगा, मींस आपका जो सिग्नल आपने करंट में कन्वर्ट किया था सिग्नल की स्ट्रेंथ में लॉस आएगा। एक ये काम हो सकता है, एक ये लॉस हो सकता है। तो सिग्नल को
करंट में ना कन्वर्ट कर कर सिग्नल की इंटेंसिटी मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रॉन्ग आपका सिग्नल। जैसे आप अगर इंटेंसिटी और समझना चाहते हैं, एक इमेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग शार्प इमेज बनी है, बड़ी ब्राइट इमेज, और एक इमेज होती है ब्लर्ड सी इमेज बनी। इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा है, ब्लर्ड इमेज की इंटेंसिटी कम। अब उस सिग्नल को जुनैद क्लियर हुआ? उस सिग्नल को करंट में कन्वर्ट ना कर कर एक तरीका और हो सकता है कि आप उसे ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दें। कि आपको मान लीजिए इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं उसे सेंड करना है, उसे सेंड करने के लिए उस सिग्नल को आपने ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दिया, और एक ऑप्टिकल फाइबर ले ली। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगा? अच्छा, फैजान को भी नहीं समझना। फैजान, अगर कोई एक सिग्नल भेजना होता है ना, मान लीजिए आपके पास इंटरनेट आता होगा वायर से, तो इंटरनेट का सिग्नल है जिसे आप सेंड करना चाहते हैं। उस सिग्नल को सेंड करने के लिए आप वायर यूज कर सकते हैं। अब इंटर करंट तो नहीं है, तो वायर से नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप कैसे भेजोगे? तो करते क्या है, सिग्नल, इंटरनेट के सिग्नल को करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब करंट तो वायर से फ्लो कर सकता है, करंट वायर से फ्लो कर जाएगा, लेकिन वायर में रेजिस्टेंस भी होता है। जीरो रेजिस्टेंस की वायर तो अब तक बनी नहीं। रेजिस्टेंस की वजह से करंट कम होगा। करंट कम होने का मतलब है आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। फैजान, अब आया आपके समझ में? भाई आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर तो मेरे लिए कन्वर्जन कैसे होगा? अब वो फैजान, वो यहाँ का टॉपिक नहीं है, वो कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। डिवाइसेस होती हैं जिन्हें ट्रांसड्यूस, वो डिवाइस इसे कन्वर्ट करेगी। डिटेल आप पढ़िए जरा, इंटरनेट पे पढ़िएगा, ट्रांसड्यूसर कहते हैं जो इन सिग्नल्स को करंट में कन्वर्ट कर देगा। बट वो अभी यहाँ ना रे ऑप्टिक्स में वो टॉपिक नहीं है कि ट्रांसड्यूसर कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पर इश्यूज आते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब उस काम को आप ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगा, इस इंटरनेट, मान लीजिए इंटरनेट का सिग्नल है जिसे आप भेजना चाहते हैं, इसे ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ऑप्टिकल सिग्नल लाइट सिग्नल है, इसमें टीआईआर हो सकता है। आपने एक फाइबर ले लिया, जिस फाइबर में एक रीजन में डेंसर मीडियम है, दूसरे रीजन में रेयर मीडियम। लाइट को आपने इंसिडेंट कर दिया ऐसे, और कुछ ऐसे इंसिडेंट किया कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू आपका ये सिग्नल आगे ट्रैवल करेगा। टीआईआर में फायदा ये होता है कि अगर आपने एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा दे दिया, तो जितना भी आप सिग्नल दोगे वो सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकलेगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ में कोई लॉस नहीं होगा। टीआईआर में इंटेंसिटी स्ट्रांग होती है, उसका रीजन ये है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि लाइट का कुछ पार्ट बाहर निकल जाए। अगर आपने सारी सारी लाइट रेस कुछ ऐसे इंसिडेंट करी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद ही आगे बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रेंथ में लॉस नहीं होगा। दैट्स ऑप्टिकल। तो सिग्नल ट्रैवल in optical fiber through DIR. Through multiple TIR. तो जब करंट की फॉर्म में जाएगा, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बट जब ऑप्टिकल फाइबर से जाएगा तो सिग्नल की इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होता, सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं होगी,
तो इसीलिए यूजुअली ऑप्टिकल फाइबर्स प्रीफर करते हैं, जितने भी इंटरनेट वायर्स होती हैं वो सब ऑप्टिकल फाइबर प्रीफर करते हैं ट्रैवल करने। चलिए इतना लिख लीजिए। अब इसमें जो कैलकुलेशंस आएंगी वो न्यूमेरिकल्स में आएंगी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा पाऊँ। शॉर्ट नोट लिखना है या आप लिखेंगे? ये याद रखना होगा कि TIR होते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसको रब कर दूं, क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए लिखो लिखो नगमा लिखो। सो एक क्वेश्चन तो TIR पे मैंने आपको कराया था विच इज स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। अब से कुछ ढंग के क्वेश्चंस आना शुरू होंगे TIR पे। नगमा हो जाए तो बताइएगा मुझे, सर रब कर दो। हाँ नगमा हुआ इतना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए TIR पर। ये आपको एक डेंसर मीडियम गिवन है। ऐसे लाइट रे इंसिडेंट होती है। ये नॉर्मल है। और ये लाइट रे रिफ्रैक्ट कर जाती है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट कर जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट कर रहा है, ये रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का, दैट्स √3। बाकी कहानी ये लिख के दे रहा है। इफ reflected and refracted rays are mutually perpendicular, तो आपसे कहता है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिर्फ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ये एयर है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड है, ये एंगल 90 डिग्री। आपको आई निकालना। इसे साथ में कर, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख लो एटलीस्ट, साथ में सॉल्व करेंगे। अब तक क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने। सो देखिए, ये एंगल बता सकते हो आप मुझे कितना होगा? ये वाला एंगल, ये पूरा 90 डिग्री होगा। 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप बता सकते हो मुझे ये कितना होगा?
90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इन दोनों का जो सम है दैट इज 90 डिग्री। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई ये बताइए यहां तक प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 90 से देखिए 90 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, ये बच जाएगा 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0। तो आप लिख सकते हैं 90 डिग्री होगा एंगल ऑफ प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट इक्वेशन। तो 90 डिग्री r प्लस r के इक्वल आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। गुड मोमिना, सही आ रहा है आंसर। अब इसके बाद देखो, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 90 डिग्री आ गया I प्लस आर। तो यहां से आप R लिख सकते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा 90 माइनस आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में रिलेशन मिल गया, ये रिफ्रैक्शन का एंगल है। अब स्नेल्स लॉ लगा दो। तो जब आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 Na multiplied by sine of angle of incidence, refractive index of glass into sine of angle of refraction। refractive index 1 है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई हो गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज 90 माइनस। सो ये आ गया आपके पास साइन आई इज 1.5, साइन 90 माइनस आई कितना आ जाएगा, कॉस आई, नहीं सॉरी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया, इट्स √3, इट्स √3। तो ये tan आई आ गया √3, cos आई से डिवाइड कर दिया, आई आ गया tan इनवर्स √3, आई आ गया 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए इतना लिखिए। जी अरबाब, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये बड़ा स्पेशल केस होता है, इसको ब्रूस्टर्स लॉ भी कहते हैं। एक हर मीडियम के लिए एक सिंगल एंगल ऐसा होता है जिसपे आप रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है। बेसिकली ब्रूस्टर्स लॉ है जिस पर न्यूमेरिकल बना के दे दिया। फायर का पोलराइजेशन हट गया, करेंगे डेरिवेशन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे इसे, लेकिन पोलराइजेशन हट गया।
लिख लिया इतना सबने, रब कर दूं इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया है। देखो देखो क्या क्या गिवन है उसमें। भाई क्वेश्चन लिख लीजिए, थोड़ा सा लेंदी है ये। गिवन फिगर shows a cross section of light pipe. By light pipe means optical fiber made of glass fiber of refractive index 1.68. Outer covering of the pipe made of material of refractive index 1.4. What is the range of angle of incident rays with the axis of pipe for which total reflection inside the pipe takes place. तो इसे लिख लीजिए, फिर रब करेंगे क्वेश्चन, बहुत जगह चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। अच्छा, कुछ चीजें आपको गिवन है, जैसे आपको ये दिया है कि साइन इनवर्स 0.8571 59 डिग्री है। आपको साइन 31 डिग्री की वैल्यू दी है 0.5156। और तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिख लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए इसे मैं रब करूं। देखिए ये आपको ग्लास फाइबर दिया, लिखिए शायद।
अभी शायद हो गया अब। तो देखिए ये आपको ग्लास फाइबर दिया है। ये जो अंदर का रीजन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.68। ये डेंसर है, ये कवरिंग रेयरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। तो आपसे कहता है यहां आपने से ऐसे कर कर लाइट इंसिडेंट कर दी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। रे को स्ट्रेट जाना चाहिए, रे कुछ बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। भाई रे एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ये नॉर्मल है। ये एंगल आ गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ, ये नॉर्मल इस फेस पर आ गया। इस एंगल को, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्राइम है विच इज ग्रेटर देन, दिस इज आई प्राइम विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये लाइट रे में टी आई आर हो जाएगा, ये ऐसे वापस आ जाएगा। वो आपसे कहता है आई की वैल्यू निकालो, इनफेक्ट रेंज ऑफ आई निकालो ताकि यहाँ टी आई आर हो जाए। वो आपसे कहता है रेंज निकालिए, इसको पॉइंट ए कह दो, फॉर टी आई आर एट ए। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो अक्सर टी आई आर पर जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, तो अभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहां बेंड हुआ, ये नॉर्मल है। इसका एक मीडियम ये रहा, दूसरा मीडियम ये है। ऐसे देखो ना, इसे पाइप को ऐसे उठाकर देखो, ऐसे उठाकर देखो। एक मीडियम ये है और दूसरा मीडियम ये है, तो ऐसे तो डालेंगे आप नॉर्मल। अब इसको लिटा दिया तो ऐसा दिख रहा है। अस्का एंड तौहीद दोनों का एक ही डाउट था। हाँ इसका हुआ कुछ क्लियर। हाँ कवरिंग रेयर है, ये डेंसर है, ये एयर, तभी तो डेंसर से रेयर जाएगा। मतलब एयर से जब इस कवरिंग में एंटर करे ना, यहां से कवरिंग शुरू हो जाती है, तो रे ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ग्रेटर देन 59 आया। चलिए अभी देखते हैं वजह। आपको आई चाहिए तो देखो, आपको आई कैलकुलेट करना है। एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार टी आई आर हो रहा है। तो जहां मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होंगे हमेशा टी आई आर वाली साइड से शुरू किया करो। ऐसा भी एक न्यूमेरिकल और करेंगे, हमेशा याद रखो, हमेशा आप टी आई आर वाली साइड से शुरू करो। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करो। भाई साइन सी क्या होता है, 1 बाय डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। डेंसर का है 1.68, रेयर का है 1.44। तो आपका साइन सी आ जाएगा 1/1.68 बाय 1, साइन सी आ गया 1.44 बाय 1.68।
इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.85 आ जाएगा। तो यहां से आप C निकाल सकते हो, साइन इनवर्स 0.857, और ये मैंने अभी लिखा था, ये आएगा 59 डिग्री के आसपास। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए। खदीजा, अब ये एंगल्स तो आपको याद नहीं होंगे ना। इन एंगल्स के लिए या तो वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देगा कि आप वो टेबल पढ़िए और डिसाइड कीजिए कि क्या आ रहा है, ये आपको ऐसे नंबर्स देगा जो आपको याद होते हैं। अब ये तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि आप साइन 59 डिग्री की भी वैल्यू याद करके जाओ। एयर टू फाइबर में रिफ्रैक्शन डॉटेड लाइन पे क्यों नहीं लिया? अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ा दिया मैंने। लीजिए, इसका यहां से शुरू हो गया। ये डॉटेड लाइन आपकी यहाँ आ गई, यहाँ से आपका फाइबर शुरू हो। अच्छा, C59 आ गया। तो फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I प्राइम, this I prime should be greater than C, which means your I prime is greater than 59 degree. This is equation number 2. तो TIR के लिए एंगल 59 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तभी TIR। अब आपको I प्राइम नहीं चाहिए, आपको I चाहिए। अच्छा, I प्राइम और R में कोई रिलेशन डिसाइड कर सकते हैं? भाई ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, I प्राइम प्लस R, इसका सम 90 होना चाहिए। तो आप यहां से लिख सकते हैं R शुड बी 90 माइनस I प्राइम। अब जैसे ही आप लिखोगे ना I प्राइम इज ग्रेटर देन 59 डिग्री, तो आपका R आ जाएगा लेस देन 90 माइनस 59। भाई ऐसे है, मैं आपसे कह रहा हूं y इज 3 माइनस एक्स। अगर x मैंने 1 लिया तो y कितना आएगा 2। लेकिन अगर मैं कहता हूं x ग्रेटर देन 1 है तो y लेस देन 2 आएगा। 1 से बड़ा करोगे, जरा सबट्रैक्ट करोगे तो 2 से। तो I प्राइम इज ग्रेटर देन 59 डिग्री, तो आपका जो R होगा वो लेस देन 90 माइनस 59, मीन्स 90 माइनस 59 अगर आ जाएगा तो कितना बचा? 31 डिग्री। फैजान, ये तो आप मुझे बताएंगे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए फैजान, तो क्या होता है? फैजान, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तो क्या होता है? भाई कोई जवाब ही नहीं आता तुम्हारा। भाई अगर क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो जाए तो लाइट ग्रेस करने लगती है, ऐसे चली जाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे जाने लगेगी, सेम मीडियम में नहीं आएगी, लाइट ऐसे ग्रेस कर देगी। नॉर्मल रिफ्रैक्शन नहीं है वो, ग्रेजिंग नॉर्मल रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ग्रेजिंग ग्रेजिंग होता है। नॉर्मल रिफ्रैक्शन में लाइट दूसरे मीडियम में आती है। गलत बोला है प्रधान, ग्रेस करेगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा।
सो आर आ गया लेस देन 31 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा दैट इज लेस देन 31 डिग्री। अच्छा, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आ गया तो आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, इसे आप कुछ कह दो पॉइंट बी। यूजिंग स्नेल्स लॉ, जब बी पर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, बाहर एयर है तो आप ऐसे लिखेंगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन आई। ये मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1.68 दिया है, और इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है साइन आई। एयर का 1 लिख दीजिए, ये साइन आई आ गया 1.68 इंटू साइन। साइन आई इज 1.68 साइन आई। आपका जो आर है दैट्स लेस देन 31 डिग्री, तो जब आप आर को लेस देन 31 डिग्री रखोगे तो ये आ जाएगा साइन आई इज लेस देन 1.68 इंटू साइन 31 डिग्री। वन पॉइंट सिक्स एट इंटू साइन 31 डिग्री। बात में भी थोड़ी देर वेट कीजिए, पहले एक बार कराऊं उसके बाद फिर रिपीट करूंगा। तो जो साइन आई होगा इट्स लेस देन, भाई यहां तक आया जुनैद इतना? आर लेस देन 31 डिग्री यहां लिखा हुआ है, आर की जगह, ये वाले आर की जगह 31 डिग्री रख दिया। अब आर इक्वल टू 31 नहीं है, लेस देन 31 है, तो ये इक्वालिटी भी इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन आ जाएगा। अब साइन 31 की वैल्यू मैंने कहीं लिखी थी, इट्स 0.515। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आई इज लेस देन 1.68 इंटू 0.56, 0.8662। तो जो 0.8662 है ना, इट्स बेसिकली √3/2। √3 होता है 1.732/2, तो ये √3/2। तो साइन आई इज लेस देन, इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन, इज लेस देन √3/2। ये 0.8662 को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स आई आ गया लेस देन 60 डिग्री। तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट शुड बी लेस देन 60 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री से कम है तो यहाँ TIR होगा और लाइट वापस आती है। इतना लिख लीजिए, लेस देन है, इस पर अपर लिमिट है, बाउंडेड फ्रॉम बिलो नहीं आ रहा। ऑब्वियसली 0 से कम तो नहीं हो सकता एंगल। अच्छा, फातिमा का यहाँ से प्रॉब्लम थी। भाई डाउट्स बताना शुरू करो इसमें, ये NCERT की प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ देखिए फातिमा, ये आई प्राइम आया ग्रेटर देन 59 डिग्री। चलिए मैं उसके और पहले से ले लेता हूँ। आई प्राइम आया ग्रेटर देन 59 डिग्री। यहाँ अभी देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर एक 90 है तो बचे जो दो हैं उनका सम भी 90 डिग्री होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं आई प्राइम प्लस आर इज 90 डिग्री। आप आर लिख सकते हो 90 माइनस आई प्राइम। आई प्राइम कितना है, ग्रेटर देन 59। जब आप यहाँ ग्रेटर देन 59 लिखोगे तो लेस देन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ये दिया था कि अगर y है 3 माइनस एक्स, x1 लोगे तो y2 आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 1 से बड़ा है तो 2 से कम ही तो आएगा। 1 से बड़ी टर्म लोगे तो 2 से छोटा हो जाएगा।
सो आई प्राइम है आपका ग्रेटर देन 59 डिग्री, तो आर लेस देन आ जाएगा 9, जैसे इसको 59 रखोगे यहाँ इक्वालिटी लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी, लेस देन 31 डिग्री। अब स्नेल्स लॉ लगा दिया, ये एयर है और ये आपका डेंसर मीडियम, तो इट्स एन ए इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में। फिर आपका डेंसर मीडियम यहाँ 1.68 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, साइन आई 1.68 साइन आर, साइन आई आ गया 1.68 साइन आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दिया है आपने निकाला था लेस देन 31 डिग्री, तो आर की जगह 31 डिग्री रखना है। जब लेस देन 31 लिखोगे तो ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी में कन्वर्ट होगा ना। अगर मैं लिखता इक्वल टू 31 डिग्री तो ये इक्वल रहता, लेकिन ये इक्वल थोड़ा ना गिवन है, लेस देन गिवन। तो जैसे यहाँ 31 लिखोगे इक्वल की जगह लेस आ जाएगा, 1.68 इंटू साइन 31। साइन 31 की वैल्यू मैंने लिखवाई थी क्वेश्चन में, 0.5156 मल्टीप्लाई कर दिया 0.866 आ गया, तो साइन आई आ गया लेस देन 0.8, बेसिकली √3/2 है, तो आई आ गया लेस देन 60 डिग्री। तो आपका एंगल जब तक 60 डिग्री से कम है तब तक TIR होता रहेगा। हाँ भाई, डाउट्स बताइए और। चलिए नेक्स्ट देखिए। फैजान कहाँ से नहीं समझ में आया? भाई ये स्टेप आया, ये वाला स्नेल्स लॉ लिखना है, ये वाला आया, NA को 1 लिखा। भाई फैजान टाइप कर करके बताना होगा मुझे, तभी पता चलेगा कहाँ परेशानी हो रही है। ये भी आ गया। आर की जगह मैंने ये लिख दिया लेस देन 31 डिग्री जो यहाँ था। भाई ये रहा, भाई ये रहा, ये रहा, क्वेश्चन फॉलो करता है, ये था, ये उठा के यहाँ रख दिया, साइन 31 की वैल्यू रख दी, हो गया सब। अब हुआ। रेबर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, अगर एक 90 तो बाकी दो का सम कितना होगा, 90 बचेगा। रेबर तीनों का सम 180 होता है, तो दो का सम 90 होगा, वहां से आया। और बताइए भाई, और किसी का कोई डाउट इसमें? चलिए, अब से मैं जो कुछ भी करा रहा हूँ उसके आपके स्कूल एग्जाम्स में आने के चांसेस कम होते हैं, एंट्रेंसेस के लिए वो जरा काम की चीज है। रब कर दूं ये सब? चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ फिर। याद रखिएगा, बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं TIR पर, वो सिंगल सरफेस पर यूजुअली नहीं देता, वो देता है जहां डबल रिफ्रैक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये नॉर्मल है, यहां आपने लाइट इंसिडेंट कर दी, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा नॉट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, तो ये गिवन इज स्लैब of refractive index mu is placed in air light is incident
at angle theta naught. Find minimum value of mu for which TIR takes place at vertical surface AB. ऑप्शंस गिवन है आपको. First given है mu is sin theta naught. Second given है mu is 1 by sin theta naught. तीसरा given है mu is 1 plus sin square theta naught. Fourth given है none of these. अब जिसका none of these आ रहा हो अपना आंसर जरूर लिखना. चलो भाई शुरू हो जाओ. 3-4 मिनट है आपके पास, करिए इसे जरा सॉल्व. जिस फेज पर TIR होगा उसी फेज से शुरू करना हमेशा. ओके. चलो भाई जुनैद का कुछ आंसर आया. और मैं 2 मिनट और है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा. अच्छा जी अमान, देखते हैं. करेक्ट ऑप्शन सी है. भाई देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए यहां आपने लाइट को इंसिडेंट किया, एयर से किसी मीडियम में ट्रैवल करी, इट विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल. तो लाइट रे कुछ ऐसे जाकर बेंड हो गई.
तो ऐसे लाइट को आना था और लाइट बेंड होकर ऐसे चली गई। इस फेस पर TIR हो रहा है, ये आपने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हाँ जी, ऐसे जाना चाहिए था अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। पहले मैं ले रहा हूं फॉर रिफ्लेक्शन एट फेस ए बी। सो फेस ए बी के रिफ्लेक्शन के लिए आपका जो आई होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन सी। सी से बड़ा होना चाहिए, तभी होगा। अब यहां आप ऐसे लिख सकते हैं साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन सी, दोनों साइड साइन ले लिया। और TIR की आप कंडीशन से जानते हैं कि जहां TIR होगा वहां साइन सी 1/μ हो जाएगा। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे सो योर साइन आई इज ग्रेटर देन 1/μ। इट्स फर्स्ट इक्वेशन, साइन ग्रेटर देन 1/μ। ये आपका यहां से आ जाएगा। भाई देखो, जब तक आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए कर रहे हो रे ऑप्टिक्स बहुत इजी है, लेकिन जैसे ही आप बोर्ड्स के आगे जाओगे JEE और नीट के लिए, रे ऑप्टिक्स टफेस्ट चैप्टर्स में से आ जाएगा। बोर्ड्स में सीधी सीधी चीजें बहुत टफ नहीं आएंगी। तो साइन आई इज ग्रेटर देन 1/μ, ये पहली इक्वेशन है। इसकी जहां जरूरत पड़ेगी वो देखेंगे। अब इसके बाद आते हैं सिंपल इस फेस थीटा नॉट पर। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो जाएगा, इसे C कह दो। तो पहले रिफ्रैक्शन लेते हैं AC पर। भाई AC में तो कहीं TIR नहीं हो रहा, तो AC में तो आप सिंपल सिंपल स्नेल्स लॉ लगा दो। तो जब आप स्नेल्स लॉ लोगे एट AC, तो देखिए आप, ये एयर है, एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज Na मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा नॉट। ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, साइन थीटा नॉट आ गया, ग्लास का म्यू दिया हुआ है, साइन आर आ गया आपके पास। सो यहां से आपको साइन आर मिल गया। साइन आर इज साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू। आई और आर में कोई रिलेशन बताएगा यहाँ? कोई रिलेशन आई और आर में दिख रहा हो? हाँ भाई, आई प्लस आर इज 90 डिग्री। तो आप R लिख सकते हैं 90 माइनस आई हो जाएगा। 3 को 2 में रख दीजिए। जैसे ही आप 3 को 2 में रखेंगे, साइन थीटा नॉट बाय म्यू आ गया, साइन ऑफ 90 माइनस आई। अब साइन 90 माइनस आई कॉस आई होता है। ये कॉस आई। तो ये मिल गया आपको साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू इज कॉस आई। तो यहां से आपने कॉस आई कैलकुलेट कर लिया, इट्स साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब अगर कॉस आई आ गया तो आप साइन आई निकाल सकते, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। भाई आपको तो साइन आई की जरूरत पड़ेगी कंपेयर करने के लिए। कॉस आई से साइन आई निकालने के लिए आप ये आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है।
सो यहां से साइन स्क्वायर आई आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई। यहां से साइन स्क्वायर आई आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट ओवर म्यू स्क्वायर। साइन स्क्वायर आई आ गया, साइन आई आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट ओवर म्यू स्क्वायर। हाँ जी 4 कह देते हैं, चलिए 4 कह देते हैं, ये 5 आ गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, देखिए 5 को 1 में रख दो भाई, शायद ये आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इसको हम राइट में ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई। कॉस आई की जो वैल्यू है वो ये थी, इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय म्यू नॉट स्क्वायर हो गया। इसके बाद जब आप यहां एलसीएम लोगे तो ये आ गया म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय म्यू स्क्वायर साइन आई आई। अब इस 5 को आप 1 में रख दीजिए, इसे उठाकर 1 में रख दो, यहां रख दो। सो ये आ गया रूट ओवर इट्स म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट ओवर म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर। इतना लिख लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए और निकालिए म्यू कितना आ रहा है। दोनों साइड स्क्वायर करिए और देखिए म्यू कितना आ रहा है आपका। इतना लिखिए और यहां से निकालिए म्यू कितना आ रहा है आपका। फैजान गलत सॉल्व कर रहे हो। तो देखिए जब आप दोनों साइड स्क्वायर लेंगे ना, दोनों साइड स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट ओवर म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाय म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 बचा, तो यहां से म्यू स्क्वायर आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट ग्रेटर देन। ग्रेटर देन आ गया, तो यहां से म्यू आ गया ग्रेटर देन रूट ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट। भाई मिनिमम वैल्यू के लिए आप इक्वालिटी यूज कर लीजिए। हाँ फैजान आजकल मिस्टेक कुछ ज्यादा ही हो रही है। सी ऑप्शन।
भाई ये क्लियर हुआ सबका? इतना लिख लो, बताओ मुझे एक न्यूमेरिकल और है, एटलीस्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्व तो कल करेंगे। हाँ रहबर, क्योंकि उसने मिनिमम पूछा है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो x की सबसे कम वैल्यू कितनी होगी? 3। x की जो सबसे कम वैल्यू होगी, वो सबसे कम वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो जब मिनिमम पूछता है इनइक्वालिटी में, ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी में, वैल्यू इक्वालिटी के इक्वल हो जाएगी रहबर। तो जो म्यू की मिनिमम वैल्यू होगी ना, ये मिनिमम वैल्यू उसने दी। चलिए इसे आज यहीं छोड़ते हैं, कल मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे। सो TIR इज कंप्लीटेड, एक आध क्वेश्चन TIR पर, उसके बाद कल से फिर हम एपरेंट डेप्थ वगैरह स्टार्ट कर देंगे।